सिविल लॉ की जो हम गुफ्तगू करते हैं, तो सिविल लॉ में हम जो राइट्स होते हैं उसकी गुफ्तगू होती है। वो राइट्स परटेन्स टू प्रॉपर्टी हो, वेदर दैट प्रॉपर्टी मूवेबल हो या वो प्रॉपर्टी इमूवेबल हो। ठीक है ना भाई? तो उससे रिलेटेड जो राइट्स क्रिएट होते हैं, उनकी जब वायोलेशन होती है या वो जब डिनाई हो रहे होते हैं वो राइट्स, तो हम सिविल लॉ की तरफ जो है वो देखते हैं कि इस लॉ में रेमेडीज, क्या रेमेडी है। जनरली ये है कि एक कानून जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लॉ है जो 1872 का है। 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लॉ है, जो उसमें जो ये एक्ट है उसमें जो इसके स्टार्टिंग जो ये जो कुछ चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, वो जनरली मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जिस आपका एक जो सिनारियो बना रहा हूँ कि स्पेशल रिलीफ एक्ट को कहाँ से जो है वो लिंक कहाँ से हो रहा है स्पेशल रिलीफ एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है और कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल क्या हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है या मिस्टेक्स है, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट की जो अ, एक ऐसे समझे कि उस कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ क्या होगी, या कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, किससे आप इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 से लेकर 75 के में डिस्कस हुई हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स हैं। जो जो कहानी जो सिविल लॉ की जो है वो प्रॉपर्टी वो मूवेबल हो या प्रॉपर्टी वो इमूवेबल हो, तो जो जो कहानी जो स्टोरी जो है वो स्टार्ट इस एक्ट से होती है, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था 1872, उसमें एक चैप्टर दिया हुआ था कि सेक्शन में आपको नोटेट करवा दूं, 73 सेक्शन, उसमें एक चैप्टर दिया हुआ था कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो जाती है तो उस सूरत में क्या होगा, अदर पार्टीज के लिए रिमेडी क्या होगी। तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यही रिमेडी थी कि आपको वो कंपनसेट करेंगे। अब जितनी भी कंपनसेट बने वो कंपनसेशन मिलेगी आपको। उससे नेक्स्ट सेक्शन जो 74 है या 75 सेक्शन, तीन सेक्शन से रिलेट करते हैं इस चैप्टर से। उसमें ये था कि अगर कहीं पे पेनल्टी स्टिपुलेटेड है या पेनल्टी जो है वो दी हुई है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करेंगे तो आपको ये पेनल्टी जो है वो लगेगी, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई तो ये पेनल्टी जो है वो इम्पोज होगी। बेसिक जनरल प्रिंसिपल जो 1872 में यही था। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसके आने से पहले ये था कि जब कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती थी या इस तरह के जो भी मामला होते थे, तो वहां पे जो है वो कंपनसेशन का या डैमेज का जो कॉन्सेप्ट था वो था। जनरली आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी देखेंगे डैमेजेस, कंपनसेशंस जो भी हैं। तो ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट 1872 का ये था। और उसका अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद उसके बाद की जो दास्तान वो थी कि 76 सेक्शन से जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स का चैप्टर था या पार्टनरशिप एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर जो था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, वो बाद में जो है वो एक्ट सेपरेट हो गया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो था उसमें हम लोग जो है वो गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी के गुड्स के टाइप्स कितने हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी जो गुफ्तगू है वो हम मूवेबल प्रॉपर्टी की जो है हम सेल्स ऑफ गुड्स में करते हैं। और उससे हटके जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इमूवेबल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, उस पे जो है हम लोग जो है इससे स्टार्टिंग जो आपने देखा होगा कि सेक्शन 6 से लेके 53 तक जो है वो जनरल वहां पे भी जो रूल्स दिए हुए हैं,
और कुछ उसके जो है वो डॉक्ट्राइन्स दिए हुए, डॉक्ट्राइन ऑफ परपिट्यूटी हो गया, या दूसरे जो डॉक्ट्राइन्स ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस हो गया, और डॉक्ट्राइन ऑफ ऑस्टेंसिबल ऑनर हो गया। इस तरह के जो डॉक्ट्राइन दिए हुए हैं कि वो जो पोर्शन है वो आपने देखा होगा कि वो जो डील करता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आगे चलेंगे, सेल कैसे होती है? सेल देखा होगा आपने, लीज का चैप्टर आपने देखा होगा, मार्केज देखा होगा, गिफ्ट देखा होगा, ठीक है। जो चार्ज का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, उसके बाद मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट देखा होगा। तो ये सारी की सारी जो मैं अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल होती हैं। आर यू गेटिंग मी? अब बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ओके। तो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह से जो है ये सारी चीजें जो है उसमें आती हैं कि लीज, सेल, मॉर्टगेज, चार्ज, गिफ्ट। अच्छा, उसके बाद आप एक दूसरा कानून जो था वो रजिस्ट्रेशन एक्ट का। अब ये रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा कि रजिस्ट्रेशन में ये था कि जो इंस्ट्रूमेंट है, अब रजिस्ट्रेशन एक्ट को पढ़ने से सबसे पहले कि इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का सिंपल अगर हम मैं जनरली अगर डिस्कस करूं कि इंस्ट्रूमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि आप जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत जो लीज डीड बना रहे हैं, आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत जो सेल डीड बना रहे हैं, मार्गेज डीड बना रहे हैं, गिफ्ट डीड बना रहे हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एक पार्टी जो है वो अपना राइट जो है वो कन्वे कर रही है दूसरी पार्टी को, और उससे दूसरी पार्टी का राइट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो सिंपल अल्फाज में हम इसको बोलते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब उसकी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि अगर वो फाइनेंस फाइनेंस जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो कानून शहादत के आर्टिकल 17 सब क्लास 1 के तहत जो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि 2 विटनेसेस होने चाहिए। एग्जीक्यूटेंट, एग्जीक्यूटर, जो एक इंस्ट्रूमेंट को जो है वो लीगल पोजीशन जो दे रहा है, इसकी जो लीगल वर्थ क्या होगी उस इंस्ट्रूमेंट की, उसके लिए फिर क्यूएसओ को थोड़ा सा उन्होंने टच कर दिया कि देखें ये सेक्शन 17 की जो है ये रिक्वायरमेंट है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब उसको लीगलाइज अब इंस्ट्रूमेंट को करेंगे तो विटनेसेस का होना लाजमी है, 2 विटनेसेस होने चाहिए, ठीक है। और एक मेल होना चाहिए तो 2 फीमेल होने चाहिए। ये जो चीजें हैं वो कानून शहादत आर्डर 1984 में जो है वो सेक्शन आर्टिकल 17 में जो है वो उसको दी हुई है, ठीक है। उसके बाद अब ये चीजें जनरली आपने हम डिस्कस कर ली कि भाई ये जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो गई। उसके बाद अगर कोई सिविल लॉ का दूसरा पार्ट आप देखेंगे जो माइनर सब्जेक्ट भी उसको टच करते हैं, मसलन जनरल क्लास एक्ट हो गया। अब जनरल क्लास एक्ट में भी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो इन चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ाते हैं। कुछ मैं उसको अभी आप फोर्थ ईयर में आप ये इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है तो उसमें आप देखेंगे वो जनरल क्लास एक्ट आप सर जो है अरुण साहब जो है वो आपको पढ़ाएंगे, तो उसको मैं ज्यादा टच नहीं कर रहा। मैं आगे जो है वो दूसरा जो एक्ट है उसको देखते हैं। अच्छा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आप अभी डिस्कस पढ़ रहे हैं। अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आपने देखा होगा कि वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो ऐसे समझे कि वो एक प्रोसीजर लॉ है, जो सब्सटेंटिव लॉ, जो आपका जो राइट जो है, देखें आपका राइट जो है वो जिस कानून में है वो राइट अवेल कैसे किया जाए, उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर जो है आपको बता दिया। अब सबसे पहले मसलन अब प्लेंट जो है वो कैसे फाइल होगी, प्लेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्लेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्लेंट आप किस कोर्ट में फाइल करेंगे, उसकी जुरिसडिक्शन क्या है, क्या उस कोर्ट की कंकरेंट जुरिसडिक्शन तो नहीं है, कंकरेंट जुरिसडिक्शन है तो क्या प्रोसीजर ले डाउन किया जाएगा, ठीक है। या रिटन स्टेटमेंट जो है वो कैसे आएगी,
फर्स्ट क्लास सूट्स क्या होते हैं, सेकंड क्लास सूट, थर्ड क्लास सूट क्या होते हैं, इससे रिलेटेड जो है रिटन स्टेटमेंट के बाद कि आगे क्या प्रोसीजर होगा, एविडेंस कैसे ली जाएगी, इश्यूज सेटल्ड कैसे होंगे, ये सारी की सारी जो गुफ्तगू है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बहुत अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप, ऑर्डर बाय ऑर्डर, सेक्शन बाय सेक्शन वो दी हुई है। हम जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कुछ सेक्शन डिस्कस करेंगे तो फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को भी कुछ प्रोविजन से उसको टच कर लेंगे जो उससे कनेक्टेड है। उसके बाद एक कानून जो है उन्होंने जो लिमिटेशन लगा दी, जो लिमिटेशन एक्ट जो अभी आपने पढ़ा है, आपने देखा होगा कि कुछ, अब इस लिमिटेशन एक्ट के बारे में ये कि लिमिटेशन जो है लिमिटेशन एक्ट का जो सिंपल जो मतलब ये होता है कि वो रेमेडी को बार जो है वो नहीं करता। अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट उनकी रूलिंग्स है कि भाई लिमिटेशन जो है उसका सिंपल ये मतलब होता है कि लिमिटेशन का मतलब ये था कि आप अपने राइट से अवेयर रहें, आप विद इन टाइम आ जाएं। मगर कुछ एक्सेप्शन सेक्शन 4 to 25 में कुछ एक्सेप्शंस भी दे दी कि जनाब आप कंडोनेशन ऑफ डिले भी दे सकते हैं, माइनॉरिटी का मसला है या इंसेन का या इडियट का प्रॉब्लम है तो आप सेक्शन जो 8 की 3 इयर्स की जो जो आपकी जो है वो जो आपके पास रेमेडी अवेलेबल है कि 3 इयर्स जो है आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा आप कबर बेनिफ बोनाफाइड इंटेंशन से किसी कोर्ट में चले गए और वहां पे आप केस चला रहे हैं, काफी अरसे के बाद पता चला तो फिर उसके लिए भी आपके पास रेमेडी अवेलेबल है। और आपने एक्नॉलेजमेंट अगर फ्रेश जो है वो आपने साइन किए तो उसके बाद आप जो है वो लिमिटेशन आपकी वहां से रन होगी। ठीक है, उसके उसके अलावा भी कहीं कहीं पे ये है कि एक तो सिंपल जो प्रिंसिपल्स है कि इनहेरिटेंस जो लॉ होता है, इनहेरिटेंस जो होती है उस पर लिमिटेशन रन नहीं करती। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिमिटेशन एक्ट में है कि इनहेरिटेंस मैटर पे लिमिटेशन रन नहीं करती। और जो सिविल के जितने भी जो मुकदमात होते हैं या सिविल के जितने भी लिटिगेशंस होती है वहां पे आपने अक्सर देखा होगा कि वो इनहेरिटेंस वाला चक्कर होता है, सिवाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के, या कोई आप जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप रेक्टिफाई करवा रहे हैं, उसको आप कैंसिल करवा रहे हैं, या डिक्लेयर करवा रहे हैं कि डिक्लेयर करवा रहे हैं कोई चीज। मगर अमूमन आपने देखा होगा कि झगड़ा जो है या जो डिस्प्यूट जो है वो प्रॉपर्टी पे फैमिली में होता है, ब्रदर्स में होता है, अक्सर जो जो चीज जो सामने आती है वो ये आती है। तो ये लिमिटेशन का जो कानून है वो उस पे जो है एक ऐसे समझे कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा होता है। मगर इन दी एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जो है वो किसी कोई ऐसी तरह की रूलिंग मिल जाती है जहां पे लिमिटेशन जो है वो कवर हो जाती है। तो ये जो चंद जो कवानीन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं वो बेसिकली जो है वो प्राइम जो कवानीन है सिविल लॉ के वो ये हैं। अच्छा, अब जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, जो सबसे पहले मैंने आपको ये बात जो डिस्कस की कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो अब मैंने जो जो गुफ्तगू की कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 73 सेक्शन में ये है कि आपको कंपनसेशन मिलेगी अगर आप स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद एक नई सोच क्रिएट हुई कि क्या सिर्फ कंपनसेशन ही एडिक्यूट रेमेडी है? तो एडिक्यूट रेमेडी नहीं है। अब उसका मैं आपको एक सिंपली अगर उसको हम अंडरस्टैंड करें कि देखें, आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो मसलन ए है, मसलन जो है वो आप मैं किसी का नाम ले, चलो राफे का नाम ले लेते हैं। राफे ने जो कोई प्रॉपर्टी जो है वो 2 साल पहले जो साल या 2 साल पहले जो प्रॉपर्टी जो है मीर हुसैनाबाद में ली, तब उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो ऐसे समझे कि 5 लाख वैल्यू थी। कोई भी प्रॉपर्टी थी उसकी 5 लाख वैल्यू थी, और तब जब ली तो 5 लाख वैल्यू थी, और 6 मंथ या 8 मंथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। पहले वो लैंड जो है वो सर्वे नहीं थी, अनसर्वेड लैंड थी या अनसर्वेड प्रॉपर्टी थी ऐसे समझे। सर्वेड हुई जो है, उस सर्वेड होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो 5 लाख की प्रॉपर्टी हो गई 80 लाख की। अब जिस बंदे से ली, मसलन वो ली इजाज से, अब इजाज की नीयत हो गई खराब। डेफिनेटली अब 5 लाख में जो बेची थी वो 80 लाख की प्रॉपर्टी हो गई, तो वो बोलेगा नहीं मैं आपसे प्रॉपर्टी जो नहीं बेच रहा,
ये आप कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिजाइन करें, आप कैंसिल करें, और जो कंपनसेशन बनती है मैं आपको डैमेजेस जो है या कंपनसेट जो है पे करने के लिए रेडी हूँ। तो दैट वाज नॉट एन एडिक्यूट रेमेडी। 1872 के जो ये जो मैं प्रोविजन आपको बता रहा हूँ 73 74, अब आप उसको देखेंगे तो वहां पे ये चीज वाज़ेह लिखी हुई है। उसके बाद एक नई सोच क्रिएट हुई, ये कोई एडिक्यूट रेमेडी नहीं है। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो था, वो एक जो जो उसका जो ऑब्जेक्ट या उसका एम या उसकी थीम जो थी वो थी इक्विटेबल रिलीफ है, कि देयर मस्ट बी बोथ द पार्टीज। अब ऐसा नहीं है कि वो दोनों पार्टीज, जैसे अक्सर आप जो है वो स्टेटस को जो गुफ्तगू हो रही होती है, जो स्टेटस को जो गुफ्तगू हो रही है, तो आपको होता है कि बोथ द पार्टीज आर डायरेक्ट टू मेंटेन दी स्टेटस को। तो यहाँ पे जो है क्या था कि मसलन मसलन अब इसको आप एक नेगेटिव एस्पेक्ट से देखें। कोई ऐसा डिजास्टर आ गया, उस प्रॉपर्टी जो वैल्यू जो थी वो बड़ी थी, ज्यादा थी, वो कम हो गई, तो उस सूरत में क्या होगा? तो उसके बाद ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हो उसको एक ऐसा कानून लाया जाए जो इक्विटेबल रेमेडी होनी चाहिए। तो वहां पे बोथ पार्टीज जो है वो अंडर लायबिलिटी हो, अंडर ऑब्लिगेशन में हो कि उसको इन्फोर्स करें। हाँ, मगर कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई कि इस सूरत में वो जो है वो इन्फोर्स नहीं हो सकती। ठीक है ना, कि कुछ सूरत, जब सेक्शन 21 को हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 के साथ, सेक्शन 12 में ये कहे कि ये इन सर्कमस्टांसेस में आप जो इन्फोर्स करवा सकते हैं, 21 सेक्शन में इन सर्कमस्टांसेस में आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो ये सर्कमस्टांसेस जब हम प्रॉपरली सेक्शन वाइड वर्ड बाय वर्ड उसको डिस्कस करेंगे तो प्रॉपरली आपको ये बात जो है तो समझ में आएगी। अब जनरल कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं इसका, लेकिन तो इक्विटेबल रिलीफ। अच्छा, दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे मेरा पर्सनल जो व्यू है वो थोड़ा सा अलग है, कि जो इक्विटेबल रिलीफ है वो डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट है, और इट्स परहैप्स अ डिबेटिंग पॉइंट। कुछ साल पहले मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कुछ स्टूडेंट्स से उनको पढ़ाया था, तो मेरी इस पॉइंट पे बड़ी डिबेट होती थी कि आपने एक इतना अच्छा सा, इतनी बेहतरीन जो है वो जो कानून दे दिया, एक एक रिलीफेबल कानून दे दिया जिसमें इतना इतना रिलीफ है पार्टीज के लिए, जो और आपने एक बात कह दी कि ये जो कानून है वो डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट है, इक्विटेबल रिलीफ है वो कोर्ट की डिस्क्रिएशन है। अब कोर्ट डिस्क्रिएशन कैसे एक्सरसाइज करेगी, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे? क्या ऐसे तो नहीं होगा कि अब जज की मर्जी है, अब जज समझ रहा है कि नहीं मुझे जो है वो सही है, बात सब ठीक है, मगर नहीं ये डिक्लेरेशन नहीं, मैं नहीं डिक्लेयर कर रहा उसको, जो है वो डिसमिस कर दिया सूट। तो ये जो डिस्क्रिशन जो एक्सरसाइज होती है उस पे जो है वो बड़ा जो है डिबेट होता है, जो आज वो हम उस डिस्क्रिशन कोर्ट की डिस्क्रिएशन है, ये जो जो इक्विटेबल रेमेडी जो भी दी जाएगी वो कोर्ट की डिस्क्रिएशन है। ठीक है, एक्ट के आने से पहले मैंने आपको ये सारी जो थीम आपके सामने रखी है, ठीक है, ये बेसिक थीम है इस एक्ट की। मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पे इतना नहीं जाऊंगा, कि जब सेक्शंस पढ़ेंगे, जैसे हम पोजेशन वाले सेक्शंस हैं, कि अब पोजेशन जो होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो सेक्शंस हैं, वो सेक्शन 8 9 10 और 11, चार सेक्शन इस चैप्टर में जो डिस्कस किए गए हैं उसको हम बिल्कुल डेप्थ में उस चैप्टर पढ़ेंगे, उसके कनेक्टेड उसकी लिमिटेशन क्या है पढ़ेंगे, और लिमिटेशन के साथ कनेक्टेड जो लिमिटेशन के आर्टिकल क्या हैं, उसके साथ 145 सीआरपीसी का जो सेक्शन है उसमें भी पोजीशन की बात हो रही है, वो क्या है, वहां के उसको टच कर लेंगे। और आई विल ट्राई टू टच इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, कि वहां पे भी लैंड ग्रेबर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, सेक्शन 9 में जो है कि आप सेक्शन 9 में जो बात की गई है पोजीशन की, जब उसको डिस्कस करेंगे तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और ये जो कानून है वो सिविल लॉ है, ये सिविल लॉ की रेमेडी है, वहां पे पीनल पर्पस के लिए ये अप्लाई नहीं होगा, इसका एक प्रोविजन भी है, जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको देख लेंगे। अच्छा, इसके मूड्स जो हैं इस एक्ट में सेक्शन 5 में उसके मूड्स दिए हुए हैं,
जनरली मूड्स पे मैं इस पूरे एक्ट पे, जनरल चैप्टर्स पे मैं डिस्कशन करूंगा, और उस डिस्कस के बाद हम लोग जो है वो उसको सेक्शंस वाइज जो है कवर करेंगे। आल तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो है वो 2 क्लासेस हैं, तो टाइम बहुत है। हम उसको जो है वो आस्ते आस्ते जो है वो उसको कवर करेंगे, जो है स्लाइटली स्लाइटली, इतना जो है जल्दी नहीं है, चीजें समझ में आए। और मैं एक बात आपको इस जो है वो यकीन दिलाता हूं कि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, आप जो भी प्लेंट खोलें, जिस जो जहां भी जाएं, आप सूट्स को देखें, प्लेंट एंड सूट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये बात आप समझ